सातवीं विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास में हम लोग आज पढ़ेंगे अध्याय 5। ठीक है, तो अध्याय 5 में क्या दिया है? सल्तनतकालीन जनजीवन। सल्तनतकालीन जनजीवन कैसे थे, ठीक है, उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। देखते हैं, पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि कैसे दिल्ली में तुर्क सुल्तानों का शासन स्थापित हुआ और इस नए शासन का हमारे देश के लोगों के जीवन और संस्कृति पर क्या असर पड़ा होगा। आइए इस पाठ में पढ़ें। विदेशियों का आगमन है ना, विदेशियों के यहाँ पे आगमन हो गया। अब देखो, सल्तनत के बनने का एक मुख्य परिणाम यह हुआ कि ईरान, इराक, तुर्किस्तान, समरकंद और बुखारा जैसे इलाकों से बहुत सारे लोग भारत आकर बसे। वे न केवल भारत में आकर बसे अपितु उन्होंने इसे अपना देश माना। इनमें से प्रमुख था अमीर खुसरो। कौन था इसमें? अमीर खुसरो, जिसने अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क कहा। उसने फारसी के साथ साथ यहाँ की आम बोलचाल की भाषा हिंदवी में भी कविताएं लिखी। उसने हिंदुस्तान की प्रशंसा में कई कविताएं लिखी। इसी तरह कई भाषाएं बोलने वाले कारीगर, विद्वान, संत आदि भारत आकर बसे। विदेशों से बड़ी संख्या में लोगों के इस तरह आने के पीछे एक और कारण था। उन दिनों चंगेज खान नामक मंगोल आक्रमणकारी पूरे मध्य एशिया के राज्यों को हराकर उनकी सभ्यता को नष्ट कर रहा था। उसके भय से इन लोगों ने दिल्ली सल्तनत में शरण ली थी और इन सब लोगों ने अपनी हुनर, अपनी विद्वता और धार्मिकता से भारतीय संस्कृति को और समृद्ध किया। अब देखेंगे शासक और शासक का शासन कैसे थे। तो सल्तनत काल में सुल्तान ही सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होता था। शुरू के सुल्तान गुलामी से उठकर सुल्तान बने थे और इस कारण उनके बड़े अधिकारी व सेनापति उनसे दबकर नहीं रहना चाहते थे। लेकिन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी आदि के समय तक सुल्तान राज्य का क्या बन गया? सर्वे सर्वा बन गया था, है ना। और बड़े अधिकारी व सेनापति जिन्हें अमीर कहा जाता था, उन पर सुल्तान का पूरा नियंत्रण बन गया और इस तरह सुल्तान क्या बन गया? निरंकुश शासक बन गया था। निरंकुश मतलब जिस पर लगाम नहीं लगाया जा सकता, जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, है ना, इनको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, इससे पहले भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे। अब उनकी जगह एक बड़ी सल्तनत बन गई थी, लेकिन पुराने छोटे राजा समाप्त नहीं हुए थे। वे सुल्तान के अधीन जमींदार बनकर रहने लगे। पहले राजा के अधिकारी उनके रिश्तेदार होते थे और उनका पद क्या होता था? प्रायः वंशानुगत होता है। वंशानुगत मतलब समझ गए, हम लोग 6वीं में पढ़े थे, है ना। वंशानुगत मतलब होता है पिता के बाद पुत्र का, और पुत्र के बाद फिर उसके पुत्र का। ठीक है, ये वंशानुगत होता है। लेकिन पहले राजा के अधिकारी उनके रिश्तेदार होते, उनका पद प्रायः वंशानुगत होता था। लेकिन अब सुल्तान का अधिकारी कोई भी हो सकता था। कोई भी पद पिता से पुत्र को नहीं मिलता था। राज्य के अधिकारियों को लगातार तबादला भी होता रहता था। अब देखो, गांव के लोगों के जीवन में बदलाव। तो पहले की तरह लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती ही था, लेकिन सल्तनत की लगान व्यवस्था का असर लोगों पर पड़ा। आपको याद होगा कि पहले गांव किसी न किसी सामंत के राजस्व वसूली के लिए दिया जाता था और वह मनमाने तरीके से तरह तरह के छोटे बड़े कर वसूल करता था। लेकिन अब सुल्तानों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब सुल्तान के अधिकारी लगान इकट्ठा करते थे और कई छोटे करों की जगह एक बड़ा लगान तय किया गया। यह खेत की उपज का लगभग आधा था और यह लगान गांव के मुखिया इकट्ठा करके सुल्तान के अधिकारियों को देते थे। अक्सर सुल्तान किसानों को लगान नगद देने पर मजबूर करते थे और इस कारण किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर बेचना पड़ता था। इससे किसानों का शहरों में आना जाना क्या हो गया? आना जाना जो है वो बढ़ गया था। ठीक है, अब देखो इसमें शहरों में बदलाव कैसे हो। तो सुल्तान और उसके अधिकारी शहरों में ही बसे थे और किसानों से इकट्ठा किए गए लगानों को शहरों के विकास में खर्च करते थे। इससे शहरों का तेजी से विकास हुआ। वहाँ अब तरह तरह के कारीगर, मिस्त्री, बुनकर, दर्जी, बढ़ई, लोहार आदि बसने लगे और शहरों के विकास के साथ व्यापार भी बढ़ा। तुर्क अपने साथ कई नए तकनीक और उद्योग लाए और इसका लोगों के व्यवसाय और संस्कृति पर क्या पड़ा? गहरा असर पड़ा। मीनार, गुम्बद और मेहराब। ठीक है, तो मध्य एशिया के कारीगर जो तुर्कों के साथ भारत आए, इमारत बनाने के नए तरीकों को भी साथ लाए, है ना। नए तरीके इमारत कैसे बनाते हैं उसके नए तरीके भी उन्होंने साथ लाए। इनमें से महत्वपूर्ण थे जुड़ाई में चूना गारे का प्रयोग और मीनार, गुंबद और मेहराब का उपयोग। आप आज भी इनका उपयोग अपने आसपास की इमारतों में देख सकते हैं। देख रहे हैं ऐसे डिजाइन, है ना, ये गुंबद। आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं वह कागजों से बनी है ना। ये किससे बनी है? कागजों से बनी है। और कागज बनाने की कला और पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाने की कला भारत में तुर्क लाए थे। उन्होंने वह कला चीन के लोगों से सीखी थी और घोड़ों के खुरों पर नाल लगाना और रकाब लगाना भी तुर्कों ने ही भारत में शुरू करवाया।
है ना, भारत में ही शुरू करवाया था तुर्क लोगों ने, ठीक है। वो कहाँ से सीख के आए थे? चीन से। और इसी तरह सूत काटने के लिए चरखे का उपयोग सल्तनत काल में हुआ था। इससे पहले लोग क्या करते थे? तकली से सूत काटते थे। और तुर्कों के प्रभाव से नए तरह के सिले हुए कपड़ों, खासकर पायजामा, कुर्ता, सलवार, कमीज का आदि का उपयोग भारत में शुरू हुआ। और इसी काल में नए तरह के पकवानों का चलन भी शुरू हुआ, जैसे कि हलवा है, समोसा आदि। उस समय समोसा में कीमा भरकर तला जाता था। क्या भरा जाता था उस समय? समोसा में कीमा, है ना, कीमा भरकर उसको क्या करते थे? तला जाता था। दूसरी ओर तुर्कों ने भी भारत से कई बातें सीखी थी। अलबरूनी भारत आया ही इसलिए था, है ना। उसने क्या सीखा? याद करें। अरब के विद्वानों ने भारत के विद्वानों से गणित, खगोलशास्त्र, आयुर्वेद और योग सीखकर अपने देशों में उनका प्रसार किया। और गिनती में शून्य का उपयोग करना भारत के विद्वानों से अरब के गणितज्ञों ने सीखा और उसे यूरोप में क्या किया था? फैलाया। उन्होंने पंचतंत्र की कहानियाँ एवं आयुर्वेद के ग्रंथों को अरबी एवं फारसी भाषा में अनुवाद किया और इनसे क्या किया? उन्होंने लाभ उठाया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ से धर्म से हम कल पढ़ेंगे।